Hello, my dear students. This is Harshit Gupta from HP International School, your chemistry teacher. Today I am discussing the second chapter of chemistry, the structure of atom. The name of this chapter is structure of atom. Actually, मैं आपके साथ first chapter इसलिए discuss नहीं कर रहा हूँ because first chapter contains maximum numericals and we will discuss the first chapter in the school. That is why I am starting here the second chapter of chemistry, structure of atom. Actually the basic concepts are mainly start from this chapter. So in this chapter we will discuss about the structure of atom. Atom is made up of which type of particles present in the atom. So there are lots of things which you have to know about the atom. अगर आप लोगों ने इतनी चीजें तो पढ़ रखी होंगी कि एटम इज मेनली मेड अप बाय टू पार्ट, पॉजिटिव न्यूक्लियस और उसके चारों ओर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, आपको पता है इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जनरली अगर हम एटम की बात करें तो देयर आर मेनली थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो सबसे पहले हम इनकी डिस्कवरी की बात करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द डिस्कवरी आल्सो ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो द फर्स्टली वी विल डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस experiment is also known as discharge tube experiment, as this experiment was done in the discharge tube. तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। इन 1879 विलियम क्रूक्स स्टडीड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। ही परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब which is a cylindrical hard glass tube about 60 centimeter in length. It is sealed at both of the ends and fitted with two metal electrodes as shown in the figure. तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक हार्ड ग्लास ट्यूब ली जिसकी लेंथ लगभग 60 सेंटीमीटर थी। इसके दोनों एंड्स को सील कर दिया गया था और इसके दोनों एंड्स पर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे। यू नो दैट नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। इट इज अ वैक्यूम पंप जिससे इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया था ताकि हम यहां से एयर को निकाल सके। और जब हम इस पे हाई वोल्टेज लगाते हैं तो इस चीज के लिए भी देखो मैंने लिखा हुआ है पूरा नोट्स में, द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज through the gases could be observed only at very low pressure and very high voltage. When high voltage is applied, then we observe that some rays are emitted from the cathode. Some rays are emitted from the cathode, and when they collide behind the anode, then they create some fluorescence or phosphorescence. फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है एक तरह से चमक। फ्लोरेसेंस को हिंदी में आई थिंक कहते हैं प्रतिदीप्ति। जो एकदम आपने लाइटर में देखा हो, लाइटर को हम जब जलाते हैं, गैस वाले लाइटर की बात कर रहा हूं मैं, स्मोक वाले लाइटर की बात नहीं कर रहा। जब गैस वाले लाइटर को हम जलाते हैं तो एक छोटी सी स्पार्क जनरेट होती है, दैट्स कॉल्ड फ्लोरेसेंस। तो ऐसे यहां पर फ्लोरेसेंस क्रिएट हो रही थी पीछे की साइड पर। ठीक है, तो व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल्स मूविंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। मूविंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड मींस कैथोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मीन्स एनोड। ठीक है, दीज वर कॉल्ड कैथोड रेज। ठीक, इनको क्या कहा गया, इनको कैथोड रेज कहा गया। तो सिंपली अगर हम बात करें कैथोड रेज की तो हम बता सकते हैं कि जब हम हाई वोल्टेज इसमें अप्लाई किया तो
जो कैथोड थी इससे कुछ रेज निकली और वो रेज आपकी बहुत स्पीड से निकली थी। ये रेज इनविजिबल थी, हम इनको नहीं देख सकते, लेकिन जब ये यहाँ पर जाके कोलाइड हो रही थी इस ग्लास ट्यूब पर, तो कोई चीज अगर बहुत तेजी से कोलाइड करेगी तो क्या करेगी, वो एक तरह से चमक उत्पन्न करेगी, और चमक उत्पन्न करेगी तो यहाँ पे फ्लोरेसेंस क्रिएट हो रहा था, जिससे हमको ये पता चला कि यहाँ से कुछ ना कुछ निकल रहा है जो यहाँ पर जाके कोलाइड हो रहा है। कोलाइड होने के बाद यहाँ पर फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रहा है। तो एज दीज रेज emitted from the cathode, that is why these are known as cathode rays. ठीक है, that is why these were known as cathode rays. अब अगर हम कैथोड रेज की बात करें तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज की बात कर ले रहे हैं। कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से किया गया था, मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। देखो, जब कैथोड रेज निकल रही थी तो एक मेटल का इलेक्ट्रोड, मेटल क्रॉस का इलेक्ट्रोड जो क्रॉस शेप में था, उसको बीच में लगाया गया और ये देखा गया कि इस मेटल की शैडो पीछे बन रही थी। यानी जो रेस थी, जो कैथोड रेस थी, वो इस मेटल के इलेक्ट्रोड को पार नहीं कर रही थी, बाकी सब जगह पर वो जाके यहाँ पर फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रही थी, बट इस मेटल इलेक्ट्रोड की जगह को पार नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब साफ था कि आप जो ये लाइट्स हैं, ये रेस हैं, कैथोड रेज, ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे आप एक टॉर्च लो और उस टॉर्च के आगे टॉर्च को जलाओ, अपना हाथ रख दो आगे, तो क्या होगा, उस हाथ की आपके पीछे शैडो बन जाएगी बॉल पर। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी था, क्यों? क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली कैथोड रेज ऑल्सो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। Second thing, cathode rays start from cathode and move towards anode. As you know that cathode rays start from cathode and move towards anode. The third property of cathode rays is cathode rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material, fluorescence or phosphorescence. जैसे अभी हमने बताया था फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट, which glow when hit by them. Next property, cathode rays consist of negatively charged particles. When electric field is applied on cathode rays with the help of a pair of metal plates, these are found to be deflected towards positive plate, indicating the presence of negative charge. It's mean that when two electric field is applied with the help of two metal plates, with the help of metal plates, then the cathode rays which emitted from the cathode migrate towards positive plate of electric field. It's mean that they contains negative charge, that is why they are attracted by the positive plate. और अगर इन पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर एक चीज कंफर्म हो गई, इसने क्या कंफर्म कर दिया कि प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, दिस इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके लिए क्या किया गया था, कैथोड रेज के सामने एक छोटी सी, आप लोगों ने जैसे बचपन में बहुत सारे लोगों ने एक फिरकी टाइप की चलाई होगी, मैं आपको बताता हूँ किस टाइप की। इस तरह से इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे करके पर होते हैं, और जब हम इसको हवा में लेके भागते थे तो बहुत तेजी से घूमती थी इस तरह, इस डायरेक्शन में। तो जब कैथोड रेज के सामने इस तरह टाइप की एक फिरकी को रखा गया तो क्या देखा गया, जब कैथोड रेज इससे कोलाइड हुई, इससे जब टकराई, तो ये बहुत तेजी से मूवमेंट करने लगी, इस तरह से स्पीड में, बहुत तेजी से। तो मूवमेंट करने का मतलब क्या है, अगर हम टॉर्च डालेंगे तो क्या कोई चीज अपने आप घूमने लगेगी? इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब ये मूव करने लगी तो इससे एक चीज पता लगी, इससे कोई चीज कोलाइड हो रही है, टकरा रही है, और टकरा रही है। तो यहां पर एक चीज क्लियर की गई, दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स which are negatively charged। ठीक है,
Next point, the characteristics of cathode rays do not depend upon the material of electrodes and the nature of gas present in the cathode rays tube. It's mean that the characteristics of cathode rays do not depend upon the material of electrode. उनका नेचर जो है वो ना तो इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड करता है और ना ही उस गैस पर डिपेंड करता है जो कैथोड रेज के अंदर फिल होती है। उनकी खुद की प्रॉपर्टीज जो होती है वो फिक्स रहती हैं कैथोड रेज की। वो कोई सी भी मेटल आप कोई सी भी गैस में लो, किसी भी गैस में किसी भी गैस की प्रेजेंस में इस एक्सपेरिमेंट को कराएं हम, या किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड ले लें, हर एक में आपकी कैथोड रेज एमिट होंगी ही होंगी। ठीक है, तो ये बात थी आपकी कैथोड रेज की, जिसमें हमने बात की कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स देन आफ्टर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स as they have negative charge and the charge of these electrons is equal to 1.602 into 10 की power minus 19 कूलम। ये आप लोगों को पहले से पता है। The charge of electron is 1.602 into 10 की power minus 19 कूलम। अब हमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात हमने कर ली तो इसके बाद जे थॉमसन ने एक यहाँ पर रेशियो डिटरमाइन किया था जिसको कहा गया E/m रेशियो। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जब थॉमसन ने की तो उन्होंने एक E/m रेशियो डिटरमाइन किया। E/m रेशियो का मतलब था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज अपॉन मास। तो इस चीज के बारे में मैं डिस्कस करता हूं कि J.J. Thomson for the first time experimentally determined the charge upon mass ratio, which is called E/m ratio for the electrons. For this, he subjected a beam of electrons released in the discharge tube at cathode rays to influence the electric and magnetic field. These were acting perpendicular to one another as well as to the path followed by electron. Electric and magnetic field are perpendicular to each other as well as both of these field are perpendicular to the path of electron. जो भी इलेक्ट्रॉन का पाथ है उससे उसके भी परपेंडिकुलर होती है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो, मैंने ये इलेक्ट्रॉन वेव के लिए दिखाने की कोशिश की है। अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप ये रेड वाला जो देख रहे हो, रेड वाला, ये रेड वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। रेड वाला किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। जबकि ये पर्पल वाला जो आप देख रहे हो, सॉरी रेड वाला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है और पर्पल वाला जो आप देख रहे हो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये दोनों आप देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बोथ ऑफ दीज फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर as well as both of these are perpendicular to the path of electron. अब इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में है तो ये दोनों भी इस इलेक्ट्रॉन के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि किस स्टेप्स होता है। आगे, अकॉर्डिंग टू थॉमसन द अमाउंट ऑफ डेविएशन of the particles from their path in the presence of electric and magnetic field depends upon the following factor. तो जो डेविएशन है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस किस पर करता है? greater the magnitude of the charge on the particle, greater is the interaction with electric and magnetic field and thus greater is the deflection. जितना ज्यादा चार्ज होगा पार्टिकल पर उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का और उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है। दूसरी चीज, द मास ऑफ द पार्टिकल, लाइटर द मास ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है, मास ऑफ पार्टिकल। और इसके लिए क्या कहा उन्होंने? लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा लाइटर होगा पार्टिकल, लाइट वेटेड होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि लाइट वेटेड पार्टिकल जो है वो ज्यादा दूर जा सकता है, जबकि जो हैवी वेटेड है उनमें मूवमेंट कम होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, आगे की चीज डिस्कस करते हैं इसके बाद।
थर्ड बात क्या कही गई थी उस पर भी हम चर्चा कर ले रहे हैं जरा। द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ increases with the increase in the voltage across the electrodes और strength of magnetic field। तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा पाथ वो पाथ पर जितना भी वोल्टेज हम लगा रहे होंगे इलेक्ट्रोड्स के बीच उस पर भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। इसके बाद बाई कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड बाई द इलेक्ट्रॉन्स on the electric field strength or magnetic field strength, Thomson was able to determine the value of E upon m, means charge upon mass, and which he was observed 1.758820 into 10 की पावर माइनस 19 किलोग्राम होगी ये। ठीक है, माइनस 19 किलोग्राम, कूलाम इंटू किलोग्राम, माइनस 19 और होगा। मैं ठीक कर दूंगा, जो वो आएगी पीडीएफ उसमें मैं ठीक कर दूंगा। माइनस 19 कूलाम होता है, ये नीचे यहाँ पर दिया हुआ है देखो, माइनस 11 है, इंटू 10 की पावर 11 है। मैं इसको ठीक कर दूंगा बेटा, इंटू 10 की पावर 11, ये वैल्यू जो है ये लिखी हुई है 1.758820 10 की पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर 10 की पावर 11 नहीं आया है, उसको मैं ठीक कर दूंगा। आप लोग को जो पीडीएफ मिलेगी उसमें ठीक करेक्ट मिलेगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एमई क्या होता है, एमई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम एंड ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कूलाम। तो चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे डिटरमाइन किया गया था, तो आर ए मिल्लिकन डिवाइज्ड अ मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे पहले उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम किया, पहले चार्ज 1.6022 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है इलेक्ट्रॉन का। यहां से दोनों चीजों को डिटरमाइन किया जा सकता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प से। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था माइनस में होता है 1.6022 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इससे E अपॉन एम ई रेशियो को डिवाइड कर दिया। जब हम E अपॉन एम ई रेशियो को डिवाइड करेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की वैल्यू डिटरमाइन की थी। ठीक है, जो कितनी ऑब्जर्व हुई थी 1.6022 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला था 9.1094 इंटू 10 की पावर माइनस 31 कूलम। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज थी जो उन्होंने डिटरमाइन की थी। इनका एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा वो नहीं है कि मैं अभी आपके साथ यहाँ डिस्कस करूं। आपको बस इतना पता होना चाहिए, क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टेप से आते हैं कि जिस मेथड से डिवाइस की गई थी उस मेथड का नाम क्या है। तो वो नाम आपको याद रहना चाहिए, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। किस साइंटिस्ट ने की थी, आर ए मिल्लिगन ने। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए जरूर। आगे डिस्कस करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और एनोड रेज। तो जिस तरह से कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई वैसे ही एनोड रेज की भी डिस्कवरी हुई। इस डिस्कवरी को किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर हम फिर से डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और डीपली। In 1886, Goldstein modified the discharge tube by using a perforated cathode. Perforated cathode में क्या था, छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो perforated cathode जो होता है उसमें मतलब बीच बीच में आपने जैसे देखी हो नाली की जालियां होती है ना, जो लंबी लंबी उसमें होल्स होते हैं, उसी की तरह perforated cathode था एक। उसमें क्या किया, on reducing the pressure he observed a new type of luminous rays passing through the holes or perforation of the cathode and moving in the direction opposite to the cathode rays। तो कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में कुछ रेस को ऑब्जर्व किया गया
उन रेस को, अब वो एनोड से निकल रही थी तो उन रेस को क्या नाम दिया जाएगा? एनोड रेज। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को देखो मैं यहां पर दिखा रहा हूं। ये आप देखो, जब पोर्फिरेटेड कैथोड यूज किया गया, जब पोर्फिरेटेड कैथोड यूज किया गया तो क्या हुआ, आप जब हम हाई वोल्टेज लगाएंगे तो आपको पता है कैथोड से कुछ रेज निकलेंगी जो किधर की तरफ जाएंगी? एनोड की तरफ। इन रेस को हम क्या कहते हैं? कैथोड रेज। इतना हम पहले पढ़ चुके हैं। अब कुछ रेस हमें कैथोड रेस की अपोजिट डायरेक्शन में भी जाती हुई दिखाई दी। अब इन रेस को एनोड रेज कहा गया। ठीक है, इन्हें पॉजिटिव रेज भी कहा गया क्योंकि ये पॉजिटिव थी। और तीसरी बात, क्योंकि ये कैनल्स से निकल रही थी, इनके बीच में जो कैनल्स थे, जो होल्स थे, उनसे निकल रही थी, इसीलिए इनको कैनाल रेज भी कहा गया। ठीक है, जो कैनल्स से लिया गया है। ठीक, तो आप यहां पर देखो, these rays were named as positive rays or anode rays or canal rays. Anode rays are not emitted from the anode but from a space between anode and cathode. ये एनोड से ही जनरेट नहीं होती है, ये एक बीच के स्पेस से जनरेट होती है जो एनोड और कैथोड के बीच में है। ठीक, Goldstein called these positive rays as canal rays, canal rays or canal rays because they were produced from the holes or canals in the cathode. इसीलिए इन गोल्डस्टीन ने इनको कैनाल रेज भी कहा था। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, तो बिल्कुल सेम है जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन की हमने बात की थी। द वैल्यू ऑफ चार्ज on the particle constituting anode rays depending upon the nature of gas in the discharge tube. अब देखो, अगर हम कैथोड एनोड रेज की बात करें तो एनोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेनली हैं वो सब जैसे कैथोड रेज के थे वैसे ही हैं। एनोड रेज, कैथोड रेज जैसे ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, वैसे ही यहाँ पर एनोड रेज ऑल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ कैथोड की जगह एनोड होगा, एनोड रेज ऑल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनके चार्ज की, तो एनोड रेज कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द एनोड रे विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ मेटल प्लेट, दीज आर फाउंड टू बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। और अगर ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो जाएंगी, जैसे ये हमारी एक ट्यूब हो, सपोज दैट ये एक ट्यूब है, यहाँ पर हमने एक नेगेटिव लगा दी और ये एक पॉजिटिव लगा दी। अब ये रेज अगर नेगेटिव की तरफ डेविएट हो रही हैं तो इसका मतलब इन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच वर आफ्टर नोन एज प्रोटॉन्स। ठीक है, बाद में उन्हीं को हमने प्रोटॉन्स कहा। अभी हम इसकी भी बात करेंगे आगे। देखो, the charge to the mass ratio of these particles is found to depending on the gas from which these originate। इसका मतलब समझ रहे हो, इनका जो मास चार्ज और मास का रेशियो था, यानी E/m, इनके लिए जो E/m की वैल्यू थी वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है जो गैस ली गई है इनके लिए बीच में, यानी ये गैस से बन रहे हैं, गैसियस पार्टिकल्स से बनते हैं। E/m का रेशियो जो है हर एक गैस के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग गैस में प्रोटॉन्स के नंबर अलग अलग होगा, उसका मास अलग अलग होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे वो इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री पार्टिकल्स होते थे, वो रिमूव हो जाते हैं इजिली, न्यूक्लियस में नहीं होते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए तो डिपेंड नहीं करता है गैस पर। आपने गैस जो भी ली उसके लिए, हर एक के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू E/m की वैल्यू फिक्स रहेगी हर एक गैस के लिए। लेकिन जब हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस से नहीं निकाले जा सकते प्रोटॉन। अब प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लियस पूरा का पूरा मूव हो रहा है एक तरफ। अब न्यूक्लियस मूव हो रहा है तो न्यूक्लियस में अगर किसी गैस की न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है तो वो उसके लिए E/m का वैल्यू एक प्रोटॉन वाला आएगा। अब किसी के में अगर 2 प्रोटॉन है, किसी के में 3 है, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, तो उनके लिए E/m के रेशियो
अलग अलग मिल रहे थे, जो किस पर डिपेंड कर रहे थे, गैस पर, जिनसे वो ओरिजिनेट हो रही थी। तो एक चीज आपको और यहाँ पे बात समझ में आ गई कि ये जो बीच में मैंने अभी बात करी थी कि ये एनोड से इमिटेड नहीं होती, एनोड रेज आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड बट फ्रॉम द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो एनोड और कैथोड के बीच में जो गैस है वहां से इमिटेड होती है ये रेज, जो हमें यहां पर भी डाउट क्लियर हो गया कि ये गैस पर डिपेंड करती है। ठीक है, एक और पॉइंट इनके बारे में, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इज इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर द इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। इन पार्टिकल्स का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल अपोजिट था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जैसे अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर या ये माइनस यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट हो गई थी, जबकि जो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट हुई थी। तो इनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल अपोजिट था कैथोड रेज के। और ये भी एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी थी, जिनको बाद में क्या कह दिया गया था, प्रोटॉन्स। अब बात करते हैं हम प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन was obtained from hydrogen and was called proton। उस समय की अगर हम बात करें तो सिंपली अगर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, यानी इसमें एक प्रोटॉन होता है और इसमें एक प्रोटॉन है। अगर इसमें एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन भी है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। इन चीजों की भी डिस्कशन मैं अभी इसी वीडियो में आगे करूंगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो वो चीज भी अभी मैं आगे डिस्कस करा है इसी वीडियो में, तो आप लोग आगे देख लेना। ठीक, तो अभी पहले यहाँ पर समझ लो, अब इसमें से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा तो आपका ये H प्लस आयन बन जाएगा और जो H प्लस आयन होगा उसमें ना तो न्यूट्रॉन होगा ना इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, केवल एक प्रोटॉन बचेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन होता है, वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। इसको हमने बाद में प्रोटॉन कह दिया क्योंकि हाइड्रोजन आयन में केवल एक प्रोटॉन ही होगा। अब अगर हम इस प्रोटॉन के मास की बात करें तो व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द 1.676 into 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम and charge of proton is equal to the 1.602 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव। इस पर चार्ज बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, बट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, बट इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा इतना ही और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तो न्यूट्रॉन की भी बात कर ले रहे हैं। न्यूट्रॉन, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932। तो अगर हम बात करें न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हुए तो बाद में ये चीज बाद में भी ऑब्जर्व की गई, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज हैवियर देन द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक्चुअली इन दोनों के बीच में दो मॉडल और आ गए थे, थॉमसन्स मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो उन मॉडल्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, एटॉमिक मॉडल, उसमें मैं सारे एटॉमिक मॉडल ही डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अभी तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज हैवियर देन द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। भाई इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में लगभग 1000 से भी ज्यादा, 6000 गुने से भी ज्यादा कम होता है। तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, बट मास ऑफ प्रोटॉन, अगर हम किसी एटम का मास कर रहे हैं तो एटम का मास, उस समय केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल थे, ना उसमें कोई चार्ज था ना कोई डेविएशन हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था हमें। लेकिन जब हमने एटम के न्यूक्लियस का मास ऑब्जर्व किया और उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन के मास की कैलकुलेशन की, जैसे किसी एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, जैसे मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। अब हमें पता है 12 होता है, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन।
तो 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये चीज तो हमें बाद में ऑब्जर्व हुई कि इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है। लेकिन अगर हमने इसका उस समय मास निकाला होता तो इसका एटॉमिक मास 12 आया, लेकिन इसमें प्रोटॉन्स कितने थे? 6। तो ये जब एटॉमिक मास, जब हमने इसमें प्रोटॉन्स का मास निकाला वो 6 आया, और इसका जो न्यूक्लियस का मास था वो 12 आ रहा था। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना ज्यादा हैवी क्यों हो रहा है इसका मास। इसका मतलब ये कि न्यूक्लियस में कुछ और भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं प्रोटॉन्स के अलावा। तो यहाँ पर देखो मैंने इस लाइन को लिखा हुआ है, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज हैवियर देन द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स present in an atom. Thus, we can say that some other particles also present in the nucleus which do not possess any charge. उनके पास कोई चार्ज नहीं है। अगर उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता तो हमें पता चलता हाँ वो डेविएट होते कहीं, उन पे नेगेटिव चार्ज होता तो पता चलता हाँ वो डेविएट होते कहीं ना कहीं, लेकिन उन पे कोई चार्ज ही नहीं था। तो बाई द बम्बार्टमेंट ऑफ थिन शीट ऑफ बेरिलियम with the fast moving alpha particle, ये A लिख गया, ये alpha particles है, alpha particles, he observed that highly penetrating rays consist of neutral particle which were named as neutron. जो neutral particles थे उन particles को नाम दिया गया neutrons का। तो बात यहां पर हो गई न्यूट्रॉन्स की। अब हम बात करें characteristics of some atomic particles. There are 3 types of atomic particle: electron, proton, neutron. Electron is represented by E minus, proton is represented by P plus, and neutron is represented by N, simply N. The mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम in ग्राम। अगर हम किलोग्राम की बात करें तो -31 किलोग्राम हो जाएगा। Same mass of proton is equal to the 10 की पावर 1.6 into 10 की पावर minus 24 ग्राम। अगर हम किलोग्राम में बात करेंगे तो -27 किलोग्राम हो जाएगा। सेम मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर minus 24 ग्राम। अगर हम एग्जैक्ट में वैल्यू बात करें तो 1.60676 करके कुछ होता है मास ऑफ प्रोटॉन, और ऐसे ही 1.60728 करके कुछ होता है न्यूट्रॉन का। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ लगभग इतना ही होता है, दोनों का अप्रोक्सीमेट सेम ही होता है। तो जनरली हम 1.6 into 10 की पावर -24 यूज कर सकते हैं ग्राम में वैल्यू दोनों की, ठीक है। अब अगर हम रिलेटिव मास की बात करें, जैसे अगर मैं इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू को मैं इसको मान लूं, इससे इन तीनों को डिवाइड करूं, तो यहां पर पता चलेगा कि इसकी यूनिट जो है 1U है। यू, अब एटॉमिक यूनिट को जैसे हम पहले AMU यूज करते थे, एटॉमिक मास यूनिट, अब हम उसको सिंपली यू से डिनोट करते हैं, सिंपली यूनिट विच इंडिकेट द एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली। तो न्यूट्रॉन के मास को हम 1U लेके चलते हैं, प्रोटॉन के मास को 1U लेके चलते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 1/1840U होता है। यानी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो एक्चुअली होती है 1/1837, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट में 1/1840U ले लेते हैं रिलेटिव मास इसका। तो इसका प्रोटॉन के कंपैरिजन में इतना मास होता है, यानी एक प्रोटॉन में लगभग 1840 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं चार्ज की। तो एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर, प्लस में 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम प्रोटॉन पर होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब रिलेटिव मास चार्ज की बात कर ले रहे हैं, तो इसका हम रिलेटिव चार्ज -1 लेते हैं, इसका +1 लेते हैं। यानी अगर किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हम सिंपली दिखाते हैं उस पर माइनस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो माइनस का 2 चार्ज, हम -2 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो सही तरीका है लिखने का वो ये होता है 2- लिखना। क्योंकि अगर हम किसी चीज को लिखे हैं जैसे A + A, तो इसका मतलब हो जाएगा 2A। ऐसे ही माइनस और माइनस, 2 माइनस हो गए, तो हम इसको कायदे में ऐसे लिखते हैं 2-। लेकिन अगर आप ऐसे लिख देते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका गलत है, लेकिन जो सही तरीका है वो ये है। मेरा मतलब है मैं आपको सही तरीका बताऊं, सही तरीका ये है 2- लिखना, ठीक। आगे हम बात करते हैं बेटा, ऐसे ही अगर मानो किसी एटम के पास 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, तो उसका मास हम कैसे निकालेंगे? 2 + 2, 2U + 2U, 2 प्रोटॉन का यूनिट 2 न्यूट्रॉन का यूनिट, टोटल कितना मास हो गया? 4। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम। अब हम एटम की बात कर ले रहे हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ ली, इनके बारे में पढ़ लिया, इनके चार्ज को पढ़ लिया, इनके रिलेटिव मास को पढ़ लिया।
इनके रिलेटिव चार्ज को पढ़ लिया, इनके एब्सोल्यूट चार्ज को पढ़ लिया, इनके सिंबल्स को पढ़ लिया, इनकी डिस्कवरी हो गई। तो हम एटम की बात कर ले रहे हैं। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एटम इज मेड अप ऑफ मेनली टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव न्यूक्लियस, अगर हम बात करें पॉजिटिव न्यूक्लियस, एंड सेकेंड पार्ट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। What is electron cloud? Actually, in an atom, the area where electron has influence of nucleus is called electron cloud। जैसे यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहां तक इन्फ्लुएंस हो सकता है इसके चार्ज से, यहां तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहेगा, एटम की फील्ड को छोड़कर नहीं जाएगा, यहीं पे मूव करता रहेगा। तो इतना एरिया जो है यहां से यहां तक का, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है इसमें आपके जनरली केवल इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जबकि पॉजिटिव न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, मैं यहां पर आगे बात करता हूं। जैसे मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं, देखो, पॉजिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर। प्लस प्लस वाले आप जो देख रहे हो यहाँ पर ब्लू कलर से, ये आपके प्रोटॉन्स हैं, लेकिन इसमें कुछ न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ। कार्बन एटम आपको पता है, कार्बन एटम का सिंबल होता है 6C12। ये भी चीज मैं डिस्कस करूंगा कि ये क्या है। वेट while the video will connect again।